गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण एवं रचना पाठ 2। पाठ का नाम है वर्ण विचार। ठीक है। वर्ण विचार में आएगा आपका अक्षर के बारे में बताया जाता है। बोलते समय मुंह से निकलने वाली ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण होता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं, वह एक एक करके अक्षर मेरे मुंह से निकल रहा है ना। ठीक है। अब उन अक्षरों को अगर हम लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाएगा। लिखित रूप वर्ण होता है। मैं बोली क तो वह वर्ण हुआ, ख ग वह सब वर्ण हुआ। हम सभी ध्वनियों के माध्यम से बोलते हैं। ध्वनियाँ जो आवाज़ मुंह से निकलती है, तो जो भी आवाज़ मुंह से निकलती है वह किसी न किसी वर्ण से संबंधित होती है। तो अगर ये वर्ण या ये ध्वनि ये आवाज़ हमारे मुंह से नहीं निकलेगी तो हमारी बात को कोई भी नहीं समझ सकता है। इसीलिए ध्वनियाँ निकलेंगी। ध्वनियों के रूप में वर्ण, और वर्ण को जब लिखा जाएगा और उससे उसे जुड़ करके नए नए शब्द बनेंगे। इन ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करते समय कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्वनि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। जो भी हम बोलते हैं, आवाज़ या ध्वनि हम लोग के मुंह से निकलती है, ठीक है, तो हम उस ध्वनि को लिखते हैं। ठीक है। लिख करके एक उसको रूप प्रदान करते हैं। जैसे क बोले तो उस क को लिखे, तो लिखने के बाद क लिखाया, तो यानी वह क्या है, वह क वर्ण है। ये निम्नलिखित चित्र को देखो। यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो अपने देश के बारे में, यानी हम लोग के भारत देश के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाक्य बोले, हमारा देश भारत है। तो हमारा हम बोल रहे हैं, हमारा बोले। अब इस हमारे को क्या करना है, हमको भाग भाई बांटना है, मतलब उसको विच्छेद करना है, उसको अलग करें। जब हम अलग करेंगे तब हम पाएंगे कि ह का विच्छेद करेंगे तो ह हलंत जोड़ अ, जोड़ म, हलंत जोड़ आ, जोड़ र, हलंत जोड़ आ। ठीक है। कितना कितना आपका अक्षर आया, 1 2 3 4 5 6। हमारे शब्द में 6 अक्षर जुड़े हैं, 6 वर्ण जुड़े हैं। हमने 6 ध्वनियों को बोला, वह 6 ध्वनि क्या बन गए, वर्ण बन गए। ध्वनि ओरली होगा, मतलब मौखिक रूप से बोलेंगे, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तब जाकर के वह वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार आगे देश है, भारत है, ठीक है, और है। यह 4 शब्द हैं। अब इन 4 शब्दों में अनगिनत वर्ण बने हुए हैं। ठीक है। आपने देखा, आप लोग देख रहे हो कि इन शब्दों के निर्माण के लिए हमने ध्वनियों का मेल किया है, मतलब मिलाया गया है। कोई भी शब्द बनाने के लिए बहुत सारी ध्वनियों को मिलाया जाता है। ये सभी ध्वनियाँ सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। जब हम ह में हलंत लगाकर उससे अ को अलग कर देते हैं, जब अ को अलग करेंगे तो उसमें हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक। तो यह सबसे छोटी ध्वनि हो जाएगी, सबसे छोटी ध्वनि। शब्द, वाक्य और जो उनका निर्माण सबसे पहले जिससे होता है वह होता है वर्ण। ठीक है। तो पहले वर्ण आता है, फिर शब्द आता है, फिर वाक्य आता है। तो सबसे पहले क्या आएगी, छोटी से छोटी ध्वनि, अर्थात ह प्लस अ। ह के नीचे क्या आएगा, एक छोटी सी लकीर खींची जाती है, उसको हम बोलते हैं हलंत। बिना इसे लगाए आपका जो वाक्य, आपका जो वर्ण होगा वह अशुद्ध माना जाता है। ठीक है। तो ये सबसे छोटी ध्वनियाँ, ये सभी ध्वनियाँ सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। हम इन ध्वनियों के खंड और नहीं कर सकते हैं। अब क में प्लस अ करके हम अलग कर दिए। अब उस क को कितना अलग करोगे, और अगर आप अलग करोगे तो क्या वह कोई शब्द कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। क का वो जो आगे वाला भाग है वो अलग कर दो, लकीर अलग कर दो। ठीक है। इधर एक टेढ़ा होता है, वो पूंछ के जैसे,
वो अलग कर दो, तो आपका कोई भी शब्द नहीं बनेगा, कोई भी वर्ण नहीं बनेगा, कोई भी अक्षर नहीं बनेगा। परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। जैसे कि क प्लस अ, र प्लस अ। ठीक है, तो हमने जब जोड़ करके अ को भी अलग कर दिया तो वह बिल्कुल छोटी से छोटी ध्वनि रह जाती है। बोलने में ही देखिए क, अब क को कितना आप अलग करोगे, कितना काटोगे, कितना भी काटोगे वह फिर कोई भी अक्षर में तब्दील नहीं होगा, नहीं बदलेगा। अब आइए नेक्स्ट है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों का समूह अर्थात जब हम लाइन से अ, आ, ई, उ से लेकर के वहाँ से लेकर के सीधे जब ज्ञ तक लिखते हैं तो समूह मतलब बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ण होते हैं, वह लाइन से लिखे जाते हैं, पंक्तिबद्ध लिखे जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। माला देखते हो, ढेर सारे फूलों को क्या किया जाता है? सजाया जाता है। जब ढेर सारे फूल एक धागे में पिरोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तब जाकर के एक माला बनती है। ठीक उसी प्रकार जब हम अक्षर को और वर्ण को लाइन से लिखते हैं तो वह भी उसकी माला कहलाती है। यह भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों का क्रमबद्ध समूह होती है। क्रम मतलब होता है लगातार लिखना, कोई चीज़ लगातार लिखना, उसमें टूट फूट नहीं होना चाहिए, तो उसको क्रमबद्ध कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आप जानते ही हो, जो आगे चल के मात्रा बनती है, और व्यंजन जो उस मात्रा को यूज़ करके, प्रयोग करके हम नए शब्द बनाते हैं। स्वर 11 होता है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। स्वर की परिभाषा: स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। हम जब स्वर को बोलते हैं उसमें किसी भी प्रकार का और शब्द नहीं और वर्ण नहीं आता है, कोई वर्ण प्रयुक्त नहीं किया जाता है, वह स्वतंत्र होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु यानी कि हवा के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं होती है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर जब आप बोलोगे ना तो आपको फील होगा, महसूस होगा कि वह बिल्कुल अच्छे से निकल रहा है, किसी प्रकार का उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही है। स्वर के भेद: स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, ठीक है, 1 सेकंड का समय लगेगा, कम समय लगेगा, ये जानिए, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, हम उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में यानी कि शॉर्ट वॉवेल होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये 4 होते हैं, बहुत जल्दी बोले जाते हैं, इनमें समय कम लगता है। ख नंबर दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, दीर्घ यानी कि ज़्यादा समय लेने वाला। ये संख्या में 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जैसा कि मेरे उच्चारण से ही पता चल रहा है कि इसमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें जो है दुगना समय लगता है। कभी भी ध्यान दीजिएगा और बोलते समय आपको महसूस होगा कि ह्रस्व में कम लगता है और दीर्घ स्वर में ज़्यादा लगता है। नंबर 2 है आपका व्यंजन। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये बिना क्या बोलते हैं कि बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। स्वर का जब ये हेल्प लेंगे तभी इनका अस्तित्व होता है, बिना स्वरों की सहायता से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 यानी कि 35 है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और य, र, ल, व, श, श, दंती स, ह। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। क से लेकर जो म तक का होता है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब आप बोलोगे तो बोलते समय जो आपका मुंह होगा और जब ये वर्ण बोलोगे
तो आपको महसूस होगा कि बोलते समय जीभ जो होती है मुख के, जिसे बोले क, तो कहीं थोड़ा सा स्पर्श करती है, छूती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हमने रखा, मतलब आपके विद्वानों ने रखा है, व्याकरण के विद्वानों ने, स्पर्श। सेकंड में आता है य, र, ल, व। इन व्यंजनों को बोलते समय जो है हमारे जो भी इनको बोलते हैं तो बोले य, र, ल, व, श। अब बोले तो ये जो वर्ण है वो आपके मुंह के अंदर ही अंदर आवाज़ को रोके हुए है, ठीक है। तो एक आवाज़ रुधि जैसी आवाज़ आती है, भारी आवाज़ आती है। तो ऐसे व्यंजन कहते हैं अंतस्थ, यानी कि अंदर ही वह आवाज़ को रोके रख रहा है और भारी रूप में निकल रहा है। तो यह य, र, ल, व अंदर ही गूंज रही है। थर्ड है आपका ऊष्म व्यंजन में आ जाता है, ठीक है। ये आगे भी समझाया पर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। श, स और दंती स और ह। आप इसको जब बोलोगे तो आपके मुख से गरम गरम हवा निकलेगी, इसीलिए इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए अब आइए अयोगवा, ठीक है। जो अंग और अ हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। जैसे हम लोग अंगूर, लंगूर, पंखा, जंग, इन सारे शब्दों को बोलते हैं तो इनके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, उसे बोलते हैं अनुस्वार। ये लगभग न के रूप में प्रयोग किया जाता है, पर यह बहुत जल्दी बोला जाता है और यह इसमें न मतलब अदृश्य होता है, बोला जाता है अंग ही, ठीक है। अब आ जाइए अह। विसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः आपके जो है संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अभी जो मैं आपको समझाई हूँ व्यंजनों के भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जैसा कि मैंने आपको उपर्युक्त बताया है। नेक्स्ट है आपका मुख से छूने का मतलब होता है जीभ जो है वो हल्का फुल्का मुंह को जगह जगह उसके पार्ट को छूती है। आप खुद से बोलोगे तो आपको समझ में आएगा, क, ख, ग, घ, ठीक है। आप जब बोलेंगे तो वो हल्का फुल्का आपके मुंह को इधर उधर लपक लपक के जो भी बोलिए वो छूती रहती है, ठीक है। ख में आइए अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भाग को पूरी तरह स्पर्श भी नहीं करती है, ठीक है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। लगभग इसमें आवाज़ आपकी अंदर ही गूंजती रहती है। यह इसकी थोड़ी सी पहचान ही जान लीजिए। इनकी संख्या 4 है, सॉरी। य, र, ल, व बोलने में भारी सा महसूस होता है। ग नंबर ऊष्म व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा यानी कि गर्म हवा निकलती प्रतीत होती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, ठीक है। श, श, षटकोण वाला स, दंती स और ह। आप ठंडी में जब इनको बोलोगे या बोलते समय अपने हाथ मुंह के आगे करोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट फील होता है। नहीं भी ठंडी है फिर भी गर्मी, चाहे जो भी मौसम है, एनी मतलब आपका सीज़न है, आप इसको बोलते समय मुंह के आगे अपने हाथों को जब रखिएगा तो आपको उसमें गर्माहट, आपके मुंह से गरम गरम हवा निकलती प्रतीत होगी इन 4 वर्णों को बोलने के समय। अब आइए नेक्स्ट है मात्राएं। जब स्वरों को व्यंजन के पूर्व प्रयोग किया जाता है तो उनके रूप में परिवर्तन नहीं आता, मगर जब उनका प्रयोग व्यंजनों के पश्चात किया जाता है तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वरों के रूप में परिवर्तन होने वाले इसी को परिवर्तन को मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, व्यंजन से पूर्व क्या प्रयोग हुआ है? आज, आँख, ठीक है। देखिए आप इसमें ध्यान दीजिए, जो हम आज बोले उसमें बड़ा आ ही है और आँख बोले उसमें भी बड़ा आँख है। अंग बोलते हैं उसमें भी अ पहले आता है,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हम बड़ा आ का प्रयोग व्यंजन के पीछे कर रहे हैं। तो मान, मौ पर आ, सीधे खड़ी पाई हो गई, और न। चांद बोले तो च के आगे क्या हो गया, च के पीछे आ, बड़ा आ लकीर के रूप में आया, तो क्या बन गया, चांद। उसी प्रकार छोटी ई बड़ी ई की भी उपयोगिता बताई गई है। छोटी ई में हम इमली बोलते हैं तो डायरेक्ट हम ई लिख देते हैं, ये नहीं कि हम उसमें किसी व्यंजन का प्रयोग करके तब ई लगाते हैं। ईख, ओके। तो आप ध्यान दीजिए, ईर्ष्या होता है ना, ईंट, इन सब में डायरेक्ट यानी कि सीधे के सीधे स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम व्यंजन के पीछे इनका प्रयोग करेंगे तो वह बदल जाएगा मात्रा के रूप में। स्वरों के मात्रा आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। आ की मात्रा कैसी होती है, वैसे पिछली क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं जो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हिंदी वर्ण में प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का स्वर सम्मिलित होता है। किसी व्यंजन के उच्चारण में इसका प्रयोग होना आवश्यक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका जो भी व्यंजन है उसमें अ जो होता है वो मिला हुआ होता है, जैसे कि हम क्लास में आपको बता भी चुके हैं। कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन बोलिएगा उसमें छोटा अ छिपा होता है, वो उसमें एडजस्ट किया रहता है, ठीक है, उसको शामिल किया गया रहता है। लेकिन जब हम हलंत लगा देते हैं तो उसमें छोटा अ अलग हो जाता है। अब आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क और चार होते हैं ये, ठीक है। ये दो व्यंजनों के निर्माण से बनते हैं, ठीक है। व्यंजनों का मेल, जैसे कि क और षटकोण वाला स, तो क प्लस स मिलकर क्या बनता है, छ। त प्लस र मिलकर क्या बनता है, त्र, ठीक है। क और स मिलकर जब छ बना तो हम क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा, रक्षा, साक्षर। तो ऐसे क्षत्रिय वाले जो छ होता है उससे इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क और स। नेक्स्ट है त प्लस र, क्या बन गया, त्रिशूल, सॉरी त्र वाला त्रिशूल। तो त्र, हम जो त्रिशूल लिखते हैं उसमें त्र जो होता है वो त प्लस र मिलकर के बनाया जाता है। ऐसे शब्द आ गए आपके मित्र, पत्र, त्राण, त्रिवेदी, ठीक है, ऐसे शब्द। अब आ जाइए ज प्लस र में कौन सा बनता है, ज्ञ। ठीक, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, ज प्लस ज ही दे दिया है, जबकि यहाँ पे ज और र मिलकर के ज्ञ बनता है, ठीक है। तो छोटा सा मिस्टेक है आपकी किताब में, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। तो ज और र मिलके ज्ञ बनता है, ज्ञानी वाला ज्ञ। यज्ञ शब्द क्या है, यज्ञ, विज्ञान, ज्ञानी, संज्ञा, ज्ञात, ज्ञप्ति आदि। श, ठीक है। श और र मिलके बनता है स्र, श्री वाला स्र, ठीक है। जो बड़ों के आगे हम लोग प्रयोग करते हैं अपने भारतीय सभ्यता में, श्री जो भी हो, नाम, श्री राम, श्री कृष्ण, ठीक है। तो इसको श और र मिला करके बनाते हैं। श्रम, श्रमिक, आश्रम, श्राप। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन, ठीक है। जब कोई व्यंजन ध्वनि अपनी ही जैसी किन्हीं अन्य ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसकी परिभाषा है, इस प्रकार के व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। जब हम बोलते हैं इसको, एक ही जैसा दो व्यंजन होगा, जैसे डबल ना होगा, दोहराकर च होगा, दोहराकर क होगा, दोहराकर ट होगा और दोहराकर ता होगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला होगा वह व्यंजन, उसमें स्वर नहीं मिला रहता, लेकिन दूसरे वाले में जो है वो स्वर मिला रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ही जैसा शब्द होगा, उदाहरण के लिए अन्न, चम्मच, अम्मा, ठीक है, टक्कर, खट्टा, छत्ता। देखिए अन्न में अ बोले आधा ना फिर पूरा ना,
च में, चम्मच में च, फिर आधा म, फिर पूरा म, फिर च। तो ऐसे शब्दों को हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं, जहाँ दो व्यंजन एक साथ आते हैं लेकिन दोनों को एक पूरा लिखाता है और एक आधा, आगे वाला आधा लिखा जाता है। अब आइए अयोगवाह, जैसे कि हम उपर्युक्त आपको बताए थे अयोगवाह, ठीक है। इन सभी वर्णों के अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में गिना जाता है। यह वर्ण अपना अलग अर्थ रखते हैं और उच्चारित भी होते हैं। मतलब ये जो वर्ण होते हैं वह अपना अलग अर्थ है, ऐसा नहीं कि ये बेकार हैं, इनका कोई काम नहीं, इनका बहुत काम है। आगे देखिए, इन व्यंजनों को अयोगवाह कहा जाता है, जैसे अंग, आह, ठीक है। उसमें आपका ये भी आ जाएगा, अनुनासिक भी आ जाएगा। तो अंग, अह अयोगवाह है, और जो चंद्रबिंदु को बोलते हैं हम लोग। अंग को अनुस्वार कहते हैं तथा अ को विसर्ग कहते हैं। यहाँ पे फिर मिस्टेक दिया हुआ है, अंग को यहाँ पे ये अनुनासिक लिखा है, यहाँ पे अंग को अनुस्वार लिखना चाहिए था। आप लोग अपनी किताब में सुधार लीजिएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्या करूँ, किताब में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक दे दिया है। तो अंग को अनुस्वार नहीं लिखोगे, अंग को अनुस्वार लिखोगे, और जो एक अ होती है ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है वह अनुनासिक होगा, ठीक है। और अह को विसर्ग कहा जाएगा। 3 होता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ध्यान देना, अनुस्वार जिसके किसी भी वर्ण पर ऊपर बिंदी लगाई जाती है, लाइन के ऊपर, जैसे अंगूर। अनुनासिक में ऊपर ही बिंदी लगती है पर चंद्र बिंदी लगती है, हल्का आधा लड्डू बनाकर बिंदी डालते हैं हम लोग, ठीक है। विसर्ग में उसके सबसे लास्ट में डालते हैं। चलिए इसकी परिभाषा हो जाए। अनुस्वार वह ध्वनि जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसे नासिका भी कहते हैं, जैसे हंस, कंस, कंधा, खंबा, अंधा आदि। अनुनासिक, इन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों को देखो, चांद, आँख, सांप, दांत, हंस। अक्सर नाक मुंह दोनों से निकलती है, और अक्सर हमको सर्दी जब हम लोग को रहती है ना, तब ये अच्छे खासे निकलती है, ठीक है। जिनको सर्दी होती है वो महसूस करते हैं नाक से आवाज़ निकलती है, तो उसमें सब कुछ अनुनासिक ही रहता है। 3 नंबर, विसर्ग। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए जाते हैं उनमें कुछ शब्दों में विसर्ग लगे होते हैं, ठीक है, उनका विसर्ग प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे प्रातः, शनय, शनय, पुनः आदि। हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ाते हैं तो अक्सर उसमें देखते होंगे कि सारे शब्दों के पीछे बिंदी डबल डॉट लगा रहता है ना, लास्ट में अह करके हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। लेकिन हिंदी में विसर्ग का कम से कम प्रयोग होता है, नॉर्मल तरीके से सामान्य रूप में, लेकिन संस्कृत में तो बहुत प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला बाकी अभ्यास अगले वीडियो में करा दूंगी। वैसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपका होमवर्क है, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए